हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। मैं एडवोकेट शाह फैजल आज आपको बताता हूँ कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। संदर्भ में पूरी प्रक्रिया आज मैं आपको बताऊंगा। चलिए दोस्तों शुरू करता हूँ। देखिए मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा, मेरा ये चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप इसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप जज की या एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, या आपका कोई रिलेटिव जज की एपीओ की तैयारी कर रहा है, या फिर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, तो मैंने वहां पर पीडीएफ नोट्स डाल रखे हैं जो प्रत्येक लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट के हैं। अपनी लाइव क्लासेस की वीडियोस डाल रखी हैं जो आपके बहुत काम आएंगे, तो आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और किसी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाए या डिटेन किया जाए तो उसे संरक्षण प्रदान किया जाए, क्योंकि जिसे गिरफ्तार किया जा रहा है वो भी एक इंसान है, उसके भी अपने फंडामेंटल राइट होते हैं, मूल अधिकार हैं। तो उनको कौन कौन से मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं किसी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, आर्टिकल 22 हमें बताएगा। पढ़िए ध्यान से। आर्टिकल 22 किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षण में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसे हमने क्यों गिरफ्तार किया, पुलिस अधिकारी ने क्यों गिरफ्तार किया, उसने क्या अपराध किया, उसको इसके कारण बताए जाने आवश्यक होंगे। ठीक है, उसे बताए जाएंगे आपको हम इस वजह से गिरफ्तार कर रहे हैं। चलिए। यह अपनी रुचि की विधि व्यवसाय से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। और उस गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अपने अधिवक्ता, जिसे वो चाह रहा है मैं इस व्यक्ति को अपना एडवोकेट अपॉइंट करना चाहता हूँ, तो उस विधि व्यवसाय से परामर्श करने का अधिकार भी उसे एक मूल अधिकार है। वो अपने एडवोकेट से परामर्श कर सकता है, उसका एक फंडामेंटल राइट है। चलिए। सेकंड, प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और ऐसे किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। किसी भी व्यक्ति को जब बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाता है, ठीक, तो 24 घंटे के भीतर उसे थाने में रखा जा सकता है। 24 घंटे से ऊपर उसे हम थाने में नहीं रख सकते। तो 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करने की जिम्मेदारी बनाई गई है। अगर नहीं बनाई गई तो उसके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। जिस व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार किया गया है, तो 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना आवश्यक होता है। ठीक है, साथ शरीर प्रोड्यूस करना आवश्यक होता है, पूरे शरीर के साथ उसे मजिस्ट्रेट सामने प्रोड्यूस किया जाए। 24 घंटे में गिरफ्तारी का स्थान से थाने का समय, लाने का समय, और थाने से मजिस्ट्रेट के पक्ष पास ले जाने का समय नहीं होता। ठीक है, 24 घंटे में जितने समय वो थाने में रहा वही 24 घंटे इंक्लूड होते हैं, आने जाने का समय इंक्लूड नहीं होता। ठीक है मेरे साहब। चलिए, जैसे मैंने किसी व्यक्ति को तमिलनाडु से उत्तराखंड की पुलिस ने गिरफ्तार किया, तमिलनाडु से उत्तराखंड लाया गया, 2 दिन आने में लग गए। ठीक, फिर वो समय इंक्लूड नहीं किया जाएगा, जितने समय वो थाने में रहा वही समय इंक्लूड होता है इसमें। ठीक है, 24 घंटे में। चलिए। थर्ड, खंड फर्स्ट और खंड सेकंड की कोई आमतौर पे आपने देखा पुलिस कस्टडी कितनी होती है? पुलिस कस्टडी कितनी होती है? 15 दिन होती है। जुडिशियल कस्टडी मैक्सिमम कितनी होती है? 90 डेज होती है। 15 दिन से ऊपर किसी भी एक क्रिमिनल मैटर में पुलिस कस्टडी के ऊपर नहीं दिया जा सकता, मजिस्ट्रेट द्वारा भी। ठीक है, एक मामले में तो 15 दिन का समय कौन देगा? मजिस्ट्रेट ही देगा। और पुलिस अधिकारी की प्रोसिक्यूशन की रिक्वेस्ट पर मजिस्ट्रेट, ठीक है, मजिस्ट्रेट नहीं दे रहा है तो उसे जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाता है। चलिए। थर्ड, खंड फर्स्ट और खंड सेकंड की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो क तत्समय शत्रु अन्य देशीय है या जो अंतर्देशीय शत्रु नागरिक है, उसके नियम लागू नहीं होंगे कि हम उसे वकील मुहैया कराएं, उसे परामर्श करने का अधिकार दें, उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट सामने प्रोड्यूस कराएं, उसको अधिकार नहीं है। ख, निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन गिरफ्तार या निरुद्ध किया गया है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर जिस व्यक्ति को निरुद्ध किया गया है, डिटेन किया गया है, उसको भी आर्टिकल 22 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 के अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। ठीक, चलिए। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होती है? ये एक तरह का अंग्रेजों का प्रावधान था, काला कानून, रॉलेट एक्ट जिसे कहा जाता था। ना वकील, ना दलील, ना अपील, किसी व्यक्ति को एकदम गिरफ्तार करके ले आओ। समय पर उन्हें उग्रवादी कह सकते हैं, बड़े अपराधी कह सकते हैं, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तार किए जाते हैं, जैसे पोटा, मकोका, यूएपीए। ठीक, इसमें। चलिए। फोर, निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि किसी व्यक्ति का 3 मास से अधिक अवधि के लिए तब तक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी जब तक बस किसी भी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। मैक्सिमम कितना? 3 महीने। 3 महीने से ऊपर गिरफ्तार कब किया जाएगा? आगे कंडीशन दे रखी है। प्रिवेंटिव डिटेंशन किस सब्जेक्ट का विषय है? ये राज्य सूची का है, संघ सूची का है, संवर्ती सूची का विषय है। ये संवर्ती सूची का विषय है।
कंकरेंट लिस्ट का विषय है, जो शेड्यूल 7 में मुझे समझा रखी है। 3 प्रकार की लिस्ट होती है, संसूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो निवारक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन किसका सब्जेक्ट है? समवर्ती सूची का विषय है, कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। तो किसी भी व्यक्ति को कितना अंदर किया जा सकता है? मैक्सिमम 30 डे और 3 महीने। चलिए, क ऐसे व्यक्ति से जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है या न्यायाधीश रहे हैं या न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहिरत है, मिलकर बने सलाहकार बोर्ड ने 3 मास की उक्त अवधि की समाप्ति से पहले यह प्रतिवेदन नहीं दिया है कि उसकी राय में ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त कारण है। बस अगर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस की राय लग रही है कि नहीं, इससे और भी इसे डिटेन किया जाना चाहिए, तो उसे किया जा सकता है डिटेन निवारक निरोध के अंदर। 5 निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण में जब किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जाता है, तब आदेश करने वाला प्राधिकारी यथाशक्य शीघ्र उस व्यक्ति को यह संसूचित करेगा कि वह आदेश किन आधारों पर किया गया है। बस किसी व्यक्ति को जब निवारक निरोध विधि के अंदर गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे बताया जाएगा हमने आपको किस विधि के अंदर गिरफ्तार किया है, आपने क्या अपराध किया है, बताया जाएगा। और उस आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए उसे शीघ्र अतिशीघ्र अवसर देगा। और उस आदेश के विरुद्ध उसे अपना आपको रखने का शीघ्र अवसर देगा। अपने आप को बताओ कि आपने अपराध किया नहीं किया, मीन्स वकीलों करना है करो, जो भी काम आपको काम करना है। 6 चलिए, खंड 5 की किसी बात से ऐसा आदेश जो उस खंड में निर्दिष्ट है करने वाले प्राधिकारी के लिए ऐसे तथ्यों का प्रकट करना आवश्यक नहीं होगा जिन्हें प्रकट करना ऐसा प्राधिकारी लोकहित के विरुद्ध समझता है। लेकिन अगर कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो उसे पुलिस अधिकारी को, अपराधी को बताना आवश्यक नहीं है, तो उन्हें छुपा भी सकता है। ठीक है, उन्हें बताना जिसके लिए आवश्यक नहीं लग रहा होगा, सारी बातें बताना आवश्यक नहीं है पुलिस अधिकारी का। उस व्यक्ति को गिरफ्तार जो व्यक्ति किया गया है प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत, निवारक निरोध विधि के तहत। चलिए, 7 संसद विधि द्वारा विहित कर सकेगी कि किन परिस्थितियों के अधीन और किस वर्ग या वर्गों के मामलों में किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन 3 मास से अधिक अवधि के लिए खंड 4 के उपखंड क के उपबंधों के अनुसार सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना निरुद्ध किया जा सकेगा। बस संसद नियम बना सकती है, अगर 3 महीने से ऊपर किसी व्यक्ति को डिटेन करना है तो संसद नियम बनाकर उसे 3 महीने से ऊपर की अवधि के लिए भी डिटेन कर सकती है। जो सलाहकार बोर्ड होगा अपनी राय बताएगा। किसी वर्ग या वर्गों के मामलों में कितनी अधिकतम अवधि के लिए किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन निरुद्ध किया जा सके। कोई ऐसा वर्ग है या वर्ग हैं जिनको लग रहा है कि न्यायालय को इससे अधिक अवधि के लिए निरुद्ध किया जाना चाहिए, इन वर्गों को, इन समुदायों को, तो नियम बनाएगी संसद। खंड 4 के उपखंड क के अधीन की जाने वाली जांच में सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया क्या होगी? सलाहकार बोर्ड क्या प्रक्रिया अपनाएगा, क्या नियम अपनाएगा, ये भी संसद ही नियम बनाएगी। ठीक है, संसद से बाहर नहीं जा सकती। तो संसद नियम बना सकती है, किसी व्यक्ति को 3 महीने से ऊपर डिटेन किया जाना है तो डिटेन किया जा सकता है सलाहकार बोर्ड की राय मानकर। देखिए, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन मैंने आपको पढ़ाया, तो एग्जाम में पूछेंगे आर्टिकल 22 में कहां से कहां तक प्रिवेंटिव डिटेंशन को समझाया गया है। तो क्लॉज 4 से 22 क्लॉज 4 से क्लॉज 7 तक प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में समझाया गया है। ठीक है, अब पूछेंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन की अवधि कितनी होती है? 3 माह होती है। तो एग्जाम में पूछेंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन को किस समय और किस संशोधन द्वारा 2 माह किया गया? तो 44th अमेंडमेंट 1978 द्वारा। जनता दल उस समय सरकार में थी, जनता दल ने से 3 माह से घटाकर 2 माह कर दिया। लेकिन जब 1980 में कांग्रेस सरकार दोबारा सत्ता में आई और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, तो इस प्रिवेंटिव डिटेंशन को दोबारा फिर 3 माह कर दिया गया। ये आपसे प्रीमियम पे करता हूँ। मेरी वीडियो समझ आई हो दोस्तों, आई है इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। मेरा उद्देश्य हमेशा से रहता है आपको सुप्रीम कोर्ट के नए केसेस की जानकारी दूं, नए लॉज के बारे में बताऊं, जिससे आप जागरूक रहें। और जो मेरा प्ले स्टोर पे चैनल है उसे डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। आप अगर आईफोन चलाते हैं तो मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने चैनल का लिंक डालूंगा, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और लॉ से रिलेटेड प्रत्येक सब्जेक्ट की मैंने वहां वीडियो बना रखी है, डाल रखी है, जिससे आपको बहुत फायदा होगा। पीडीएफ नोट्स भी डाल रखे हैं जिनसे आपको बहुत फायदा होने वाला है दोस्तों। चलिए, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।